सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं। आज हम समझने जा रहे हैं कक्षा 10वीं विषय हिंदी से कृति का भाग 2 से पाठ साना साना हाथ जोड़ी। लिखी गई यात्रा वृत्तांत है मधु काकरिया जी के द्वारा, जिस पाठ में उन्होंने भारत के उत्तर पूर्वी राज्य की यात्रा का मनोरम वृत्तांत लिखा है। तो आइए समझते हैं पाठ साना साना हाथ जोड़ी। बच्चों, पाठ की शुरुआत होती है, या कहें तो लेखिका की यात्रा की शुरुआत होती है गैंगटॉक शहर से, जिसे हिंदी में गंतोक कहते हैं। गंतोक के शहर की सुंदरता का पहले अनुच्छेद में मनोरम ढंग से वर्णन किया गया है कि किस तरह से झिलमिलाते चांदनी रात में जब नीचे गंतोक शहर को देखा गया तो ऐसा लगा जैसे वहाँ जलने वाली जो लाइटों की झालर है किसी आसमान के तारे की तरह दिखाई दे रही थी, और ऐसा सम्मोहन जगा रही थी जैसा मानो किसी ने रात में आसमान के तारे को धरती पर पलट दिया हो। जैसे ही सुबह होती है, लेखिका के कानों में एक प्रार्थना सुनाई देती है, साना साना हाथ जोड़ी आमरो जीवन तिमरो कौशेली, अर्थात छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो। ये गीत के बोल सिक्किमी युवती से लेखिका ने सुना। गंतोक एक ऐसा शहर जिसका सुबह और शाम हर समय सुंदर था। गंतोक को पाठ में मेहनतकश बादशाहों का शहर भी कहा गया है। क्यों? क्योंकि वहाँ के लोगों ने काफ़ी मेहनत से इसे सजाया और संवारा था। इस बात की चर्चा हुई है। फिर यात्रा आगे बढ़ाते हुए लेखिका युमथांग की ओर आगे बढ़ चली। रास्ते में कंचनजंगा, जो कि भारत की तीसरी सबसे बड़ी चोटी है, देखने की काफ़ी इच्छा थी। चूँकि जिस तरह बद्रीनाथ के द्वार 6 महीने बंद रहते हैं, उसी तरह लेखिका को कंचनजंगा दिखाई नहीं देनी थी बादलों से ढके हुए होने के कारण, जिसके चलते वो कंचनजंगा नहीं देख पाई। लेकिन हाँ, मन को प्रसन्न करने वाले रंग बिरंगे रोडोडेंड्रो के ढेर सारे फूल दिखाई दिए। सफ़र आगे बढ़ ही रही थी और इस सारे प्राकृतिक सुंदरता से वह सम्मोहित हो रही थी कि आगे चलते चलते पहाड़ों पर उसे काफ़ी सारे श्वेत पताकाएँ और रंगीन पताकाएँ दिखती है। तो जीप का ड्राइवर जितेन ड्राइवर कम गाइड था, तो वह सारी जानकारी लेखिका को देते जा रहा था। तो इसी बीच में गाइड के उत्तम गुणों की चर्चा हुई है। गाइड कैसे रहने चाहिए, किस तरह की उन्हें जानकारी होनी चाहिए, भाषा कैसी होनी चाहिए, हाव भाव कैसे होने चाहिए, इस सारी चीज़ों के बारे में तो जितेन बताता है कि मैडम, यहाँ किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु हो जाती है तो 108 श्वेत पताकाएँ शोक संदेश के रूप में फहरा दी जाती हैं और उन्हें उतारा नहीं जाता है, वे स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं। हाँ, किसी विशेष अवसर पर, विशेष समारोह पर रंगीन पताकाएँ भी फहराई जाती है। इस तरह जितेन जो है सारी बातों की जानकारी लेखिका को देते जा रहा था, और आगे चलते ही तरह तरह की वहाँ रहने वाले जनजातियों के बारे में भी लेखिका को जितेन बता रहा था। आगे चलने पर कवि लॉन्गस्टॉक स्थान का नाम आता है। जितेन लेखिका को बताता है कि मैडम, यहीं पर गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। यहीं पर तिब्बत के चीख से बमसन ने लेप्चाओं के सोमेन से कुंजेतक के साथ संधि पत्र पर हस्ताक्षर भी किए थे, इसीलिए एक पत्थर स्मारक के रूप में यहाँ पर मिला है। लेखिका एक घूमते हुए चक्र को देखकर हैरान हो जाती है।
तब जितेन नार्गे उसे कहता है कि मैडम इसे धर्म चक्र कहा जाता है, इसे लोग प्रेयर व्हील भी कहते हैं, इसके बारे में यह मान्यता है कि इसे घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। तब जाके लेखिका समझती है कि भारत उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम भले ही विभिन्नताओं वाला देश है, परंतु इसकी मान्यताएं और भारत की आत्मा आज भी एक है। यात्रा आगे बढ़ती है, साथ ही प्रकृति और पर्यावरण का भी उल्लेख आता है, जिसे देखने पर ऐसा लगता है कि मानो इसी स्थान को ही भारत का स्वर्ग कहा जाता है। जगह जगह पर बोर्ड में लिखे थे थिंक ग्रीन। प्राकृतिक सुंदरता यहाँ पर अपने चरम सीमाएं पर थी। जगह जगह पर छाया पहाड़ थे। तो इन पहाड़ों और प्राकृतिक सौंदर्यता को देखकर लेखिका का मन ऐसे लगा जैसे कि मानो किसी ने 7 मंजिला भव्य इमारत उसके हृदय में बना दिया हो, परंतु उसके मन का यह महल अचानक ही खंडहर के रूप में बदल गया। क्यों? क्योंकि वहाँ वो जो है काफ़ी सुंदर सुंदर युवतियों को काम करते हुए देखती हैं। वहाँ की सुंदर युवतियाँ बोकू पहने और टोकरी में अपने बच्चे को बांधे हुए सड़कों को काटती हैं, पत्थर को तोड़ती हैं। तब लेखिका सोचती है कि पूरे भारत की दशा यही है कि एक तरफ सारी सुख सुविधाएं हैं और दूसरी तरफ अभाव। जो दिन भर मेहनत करते हैं उन्हें 2 वक्त का भोजन भी नहीं मिल पाता। वहीं पर BRO बोर्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन के अधिकारी थे। उनसे लेखिका कहती है कि यहाँ रास्ता बनाना तो काफ़ी खतरनाक होता होगा। अधिकारी कहते हैं कि हाँ मैडम, आप लोग आसानी से आ जा सके इसके लिए हम लोग यहाँ पर दिन रात मेहनत करते हैं। एवर वंडर्ड हु डिफाइंड डेथ टू बिल्ड दिस रोड। अर्थात आप आश्चर्य करेंगे कि इन रास्तों को बनाने में लोगों ने मौतों को भी झुठलाया है। लेकिन हाँ, इतनी बातें हैं, रास्ते को बनाते समय कई लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। वास्तव में पहाड़ी जीवन काफ़ी कठोर है। वहाँ रहने वाले लोगों का जीवन काफ़ी कठोर होता है क्योंकि वे साधनों से वंचित भी रहते हैं। धीरे धीरे उनकी यात्रा आगे बढ़ती है और साथ ही वहाँ दिखने वाले 7 सिस्टर वाटरफॉल का भी दर्शन उन्हें होता है, जो कि भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में स्थित झरने की 7 धाराएं हैं। इनका सफ़र आगे बढ़ता है। लेखिका प्रकृति के छाया माया के खेल से अभिभूत हो रही थी। उसे जिंदगी के सारे रहस्य प्रकट हो रहे थे, उद्घाटित हो रहे थे और ऐसा एहसास होता है कि यहाँ ही भारत के ऋषि मुनियों ने आत्मज्ञान को प्राप्त किया होगा, क्योंकि जगह बिल्कुल शांत और सरल शहरी जीवन से काफ़ी दूर थी। पल में बादलों के घेरे बनते, पल में बादलों के घेरे गायब हो जाते। पल में पहाड़ ऐसे दिखाई देता जैसे किसी ने मोटे हरे हरे चादरों की परत डाल दी हो। पल में ही काले पहाड़, छाया पहाड़ दिखाई देते। पल भर में ही बर्फ़ से जमी हुई पहाड़ दिखाई देती, जिसे कहा गया पल पल परिवर्तित हिमालय, क्योंकि हिमालय पल पल में अपना स्वरूप बदल रही थी। सारे सेनानी रुककर उस प्राकृतिक वातावरण को अपने हृदय में संजोने लगे। वहाँ प्राकृतिक वातावरण का आनंद लेने लगे। लेखिका इन सारी चीज़ों को अनुभव कर रही थी। लाल चटक रंग का बोकू पहनी हुई वहाँ की सिक्किमी युवतियाँ हरे हरे चाय के बागानों में बहुत ही सुंदर प्रतीत हो रही थी, जो लेखिका को सहसा ही आकर्षित कर रही थी। तो इस तरह के सारे प्राकृतिक दृश्यों का वर्णन इस पाठ में हुआ है। सारे सेनानी झूमने लगे, नाचने लगे, गाने लगे, क्योंकि वहाँ का वातावरण अत्यंत ही मनोरम था। लेखिका की यात्रा लायुंग की ओर आगे बढ़ती है। वहाँ के नागरिक ने बताया कि मैडम, प्रदूषण के चलते
यहाँ बर्फबारी में कमी हुई है, नहीं तो अभी जितनी सुंदरता है उससे कहीं अधिक सुंदरता पहले थी। बर्फबारी कम होने के चलते यहाँ की सुंदरता में कमी आई है। बच्चों, फिर कटाओ का जिक्र होता है। कटाओ नामक स्थान पर ये पहुँचते हैं जो कि लायुंग से 500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। कटाओ जाने का मार्ग काफ़ी दुर्गम था, परंतु अब BRO के चलते यहाँ पर रास्ते बने हैं, लेकिन रास्ते काफ़ी संकरे हैं। जगह जगह पर यहाँ सावधानियाँ लिखी हुई है कि दुर्घटना से देर भली, सावधानी से मौत टली। कटाओ की सुंदरता का वर्णन है। कटाओ को भारत का स्विट्ज़रलैंड कहा गया है। तब उसकी सहेली मीना कहती कि नहीं, कुछ समय पहले ही मैं स्विट्ज़रलैंड से घूम के आई हूँ, स्विट्ज़रलैंड भी इतनी सुंदर नहीं है। तो इस प्राकृतिक सुंदरता में सारे लोग खो जाते हैं। तभी लेखिका सोचती है कि इसी स्थान पर ही, ऐसे स्थान पर ही ऋषि मुनियों ने आत्मज्ञान की प्राप्ति की होगी। वेद, उपनिषद आदि ग्रंथों की रचना भी ऐसे स्थान पर ही हुई होगी। प्रकृति की कितनी सुंदर व्यवस्था है कि जब सदानीरा नदियाँ सूख जाती है तो पहाड़ उन जल को स्तंभों के रूप में संचित कर लेता है, और जब पूरी धरती प्यास से हाहाकार कर रही होती है तो पहाड़ों का बर्फ ही पिघलकर लोगों की प्यास बुझाता है। इस तरह लेखिका सारी बातों को सोचती है। साथ ही बहने वाली तीस्ता नदी, रात्रि में विश्राम के समय जब वहाँ पर लेखिका जाती है तो हाथ में जल को लेकर अंजुलि में भरती है, पूरा मन पवित्र हो जाता है। संकल्प करती है कि भारत में जल को हाथ में लेकर संकल्प करने की प्रथा है, लेकिन मेरा मन इस समय संकल्प करने को नहीं है। बस यही प्रार्थना है कि मेरी मन की सारी तामसिकताएं और बुरी आदतें जल के साथ बह जाए। इस तरह लेखिका का मन वहाँ करता है, और ये लोग जहाँ रुकते हैं वहाँ नृत्य आदि का आयोजन भी होता है। इसकी सखी जो कि काफ़ी बूढ़ी हो चुकी है, वह युवतियों को मात देने वाली नृत्य भी करती है। साथ ही पाठ में सैनिकों की वीरता के किस्से भी सुनाए जाते हैं। जहाँ पर वे रुकते हैं, थोड़ी दूर पर फौजी छावनी थी, तो वहाँ पर जाकर लेखिका कहती है कि आप लोगों को यहाँ रहने में काफ़ी कष्ट होता होगा। सैनिक अधिकारी कहते हैं कि वी गिव अवर टुडे फॉर योर टुमारो। मैडम, आप यहाँ आराम से आ सके और अपने शहरों में शांति के साथ रात्रि विश्राम कर सके, इसीलिए हम यहाँ पर जागते हैं। लेखिका मन ही मन उन्हें सलाम करती है और आगे बढ़ती है। फिर चर्चा आती है सिक्किम में रह रहे भारतीय लोगों के मन की भावना की। लेखिका पूछते हैं क्या तुम सिक्किमी हो, तो उसके मन से बड़ा ही सरल उत्तर निकलता है, नहीं, हम भारतीय हैं। आज सिक्किम भारत देश में मिलकर कितना खुश है। लेखिका यह सोचती है और भाव विभोर हो जाती है। जैसे ही वापस लौटती हैं, इन्हें दिखाई देता है एक स्थान पर पत्थर है जिस पर गुरु नानक के पैरों के निशान हैं। कहा जाता है कि गुरु नानक की थाली से थोड़े से चावल छिटक कर बाहर गिर गए थे, और जिस स्थान पर चावल छिटके थे वहाँ चावल की खेती भी होती है। आगे बढ़ते हुए कुत्ते ने रास्ता काट दिया। लेखिका की साथी मणि बताती है कि ये पहाड़ी कुत्ते हैं, केवल चांदनी रात में ही भौंकते हैं। इस तरह की जानकारियाँ एक दूसरे को वे दे रहे हैं और एक दूसरे से प्राप्त हो रहे हैं। साथ ही खेदुम का महत्व भी पाठ में बताया जाता है कि इस स्थान यहाँ पर पहाड़ियों का देवी देवता निवास करते हैं। यहाँ के लोगों का विश्वास है कि यहाँ देवी देवता निवास करते हैं, इसी यहाँ पर जो गंदगी फैलाते हैं उसकी मृत्यु हो जाती है। तो लेखिका कहती है क्या तुम लोग यहाँ पर गंदगी नहीं फैलाते, तो ये कहते हैं नहीं मैडम, हम लोग पहाड़, नदी, झरने आदि सबकी पूजा करते हैं। और इस तरह की सारी जानकारियाँ प्राप्त करते हुए वे आगे बढ़ते हैं। इनका सफ़र अंतिम यात्रा की ओर होता है। तब जितेंद्र युमथांग के बारे में जानकारी देता है और बताता है कि जब सिक्किम भारत में मिला तो उसके कई वर्ष बाद भारतीय सेना के कप्तान शेखर दत्ता के दिमाग में यह विचार आया
कि केवल सैनिकों को यहाँ रख कर क्या होगा, यहाँ टूरिस्ट स्पॉट बनाया जा सकता है। और इस तरह से टूरिस्ट स्पॉट बनाया गया और नई नई खोज और नई नई जानकारियाँ अभी भी इकट्ठी की जा रही है। तब जाकर लेखिका सोचती है कि ये बिल्कुल सही है, शायद मनुष्य की कभी समाप्त न होने वाली खोज का नाम ही सौंदर्य है। साथ ही एक बात की चर्चा करनी यहाँ और आवश्यक है कि उस स्थान पर अभी टूरिस्ट स्पॉट पूर्णतः विकसित नहीं होने के कारण दुकान आदि में वृद्धि नहीं हुई है, जिसके चलते कचड़े वहाँ नहीं फैले हैं, इसीलिए प्रकृति इतनी सुंदरतम है। और इसी प्रकृति की सुंदरता की खोज का नाम ही सुंदरता है। प्रश्नाभ्यास का अध्ययन करें। धन्यवाद।